हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो शब्द हैं, ये समस्त पद हैं, इनमें तत्पुरुष समास है या ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अव्ययी भाव समास पढ़ा, इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं और आगे की वीडियो में हम बाकी समास पढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अभी के अभी, ताकि इस चैनल पे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों से कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को भी एंड तक देखिएगा ताकि इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक आता है कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो प्रायः जो होता है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है या उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, वही समास क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिसका पूर्व पद प्रधान होता है या पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में उसका बिल्कुल उल्टा है, इसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान है, इसीलिए इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण के लिए देखें हम तो राजपुरुषः, इसका विग्रह बनता है राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष। तो ये जो है, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अब दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं या तत्पुरुष समास मुख्य रूप से कितने भागों में बटा हुआ है। तो उसके दो भाग होते हैं, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और दूसरा होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो दोस्तों, यहाँ जो अधिकरण शब्द है, समान अधिकरण, तो अधिकरण का अर्थ है विभक्ति। तो समान अधिकरण मतलब जिसकी समान विभक्ति हो, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में समान विभक्ति हो। तो यहाँ जैसे कि लिखा है कि समान विभक्तियों वाला जो समान अधिकरण वाला तत्पुरुष है वो कर्मधारय कहलाता है, और जो भिन्न विभक्तियों वाला है, मतलब जिसके दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद, अलग अलग विभक्तियों में है, वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तो दोस्तों, कर्मधारय समास तो हम आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में। समानाधिकरण तत्पुरुष जो कर्मधारय है, इसको हम कर्मधारय के समय पे पढ़ेंगे, जिस वीडियो में हम कर्मधारय पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। तो दोस्तों, व्यधिकरण तत्पुरुष का एक सीधा सा अर्थ है कि जिस तत्पुरुष समास में, जिस समस्त पद में उसके उत्तर पद और पूर्व पद दोनों अलग अलग विभक्तियों में हो, वो क्या होता है, वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अब जो तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान भले ही हो, लेकिन पूर्व पद में लगी विभक्ति के आधार पर ही तत्पुरुष समास को बांटा जा सकता है, क्योंकि उत्तर पद तो एक प्रथमा विभक्ति में ही निर्धारित है, प्रथमा विभक्ति में ही होगा, लेकिन जिसकी विभक्तियां बदलती रहती हैं वो होता है पूर्व पद। तो उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये कौन सी विभक्ति में है या ये कौन सा प्रकार है तत्पुरुष का। अब दोस्तों, व्यधिकरण तत्पुरुष को 6 भागों में बांटा जाता है और वो 6 भाग 6 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा विभक्ति को छोड़कर जितनी भी आती हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, ये सभी व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भाग हैं। प्रथमा क्यों नहीं आती, क्योंकि प्रथमा विभक्ति जो है वो समानाधिकरण में आती है और वो तो कर्मधारय समास है, तो वो कर्मधारय में आ जाता है। लेकिन द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की जो विभक्तियां हैं वो इसके व्यधिकरण तत्पुरुष के 6 भाग हैं। तो आइए अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे द्वितीया तत्पुरुष समास। तो द्वितीया तत्पुरुष समास का एक सूत्र होता है, क्या होता है, द्वितीयाश्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः। ये इसको विग्रह कर अलग अलग करके लिखा गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो। तो दोस्तों, ये सूत्र जितना देखने में खतरनाक लग रहा है, भयानक लग रहा है, उतना ये है नहीं, बहुत आसान है। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले है द्वितीया शब्द, उसके बाद आती हैं सभी धातुएं, मतलब जितने भी है, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः, ये जितने भी हैं ये सब उत्तर पद में लगेंगे, इसमें कोई वो नहीं है घबराने वाली बात। मुख्य क्या है कि जो पूर्व पद होगा वो द्वितीया विभक्ति में होगा और पूर्व पद में लगी द्वितीया विभक्ति के शब्द के साथ इनमें से कोई भी शब्द जुड़ जाए, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्नैः, इनमें से कोई भी शब्द जुड़ जाए तो क्या होगा, द्वितीया विभक्ति होगी। अब दोस्तों, इसी बात को हम उदाहरणों के द्वारा समझेंगे जिससे ये चीज और आसान हो जाएगी। जैसे है कृष्णम श्रितः, अब आया था वहां श्रित, तो श्रित ये दे रखा है उत्तर पद में, और कृष्णम ये
द्वितीया विभक्ति का शब्द है, तो कृष्ण का आश्रय लिया हुआ, अर्थ इसका ये हो जाएगा। तो ये जो है द्वितीया विभक्ति में है। अब दोस्तों कृष्णम श्रितः को छोड़ दें, उसके अलावा जो और उदाहरण है वो है शरणागतः, शरणम आगतः, शरण में आया हुआ। ऐसे ही आगतः है लोकातीत, अतीत है, आपन्न है, प्राप्त है, आरूढ़ है, पतित को, अत्यस्त, जितने भी उन्होंने बताए हैं उस सूत्र में, वो सभी शब्द जब ये लोकम, शरणम, भयम, सुखम, अश्वम इन द्वितीयांत पदों के साथ जुड़ते हैं तो द्वितीया विभक्ति कहलाती है। बस इतना ही कहा गया है इस सूत्र में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब दोस्तों द्वितीया पढ़ ली, अब आती है तृतीया तत्पुरुष समास। तो इसका क्या है, तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तो बहुत ही सीधी बात है कि जिस तत्पुरुष समास का पूर्व पद तृतीया विभक्ति में हो, ऐसे क्या होंगे, तृतीया तत्पुरुष समास कहलाएंगे। क्यों, और जो पूर्व पद में होंगे तृतीया शब्द, उन्हीं के द्वारा किया गया कार्य ही उनसे जुड़ा हुआ होगा, उन्हीं के गुणवाचक शब्द बोले तो दोस्तों इसके कुछ उदाहरण क्या हैं, जैसे शंकुला खंड, तो इसको जब विग्रह करेंगे तो शंकुलया खंड आएगा। शंकुलया तृतीया विभक्ति का शब्द है, और इसके द्वारा, शंकुला के द्वारा क्या किया जाता है, शंकुलया खंड, शंकुला मतलब सरौता, एक हथियार होता है, औजार, उससे किया गया टुकड़ा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य है, गुण है, जिसके साथ वो जुड़ा है। ऐसे ही धान्यार्थ है, धान्येन अर्थ, अन्न से प्रयोजन, दानार्थ, दानेन अर्थ, दान से प्रयोजन। अब दोस्तों तृतीया में भी एक सूत्र आता है, क्या आता है, पूर्व सदृश सम उन अर्थ कलह निपुण मिश्र लक्षण ही। अब ये सभी भी वैसे ही हैं जैसे द्वितीय विभक्ति में आपने बताए थे उत्तर पद, इसमें भी उत्तर पद में ये ही शब्द आएंगे। कब आएंगे, जब पूर्व पद में तृतीया शब्द होगा, तृतीयांत शब्द, उसके साथ इनमें से कोई भी शब्द जोड़ दो, इन्हीं में से आएगा, लेकिन कोई भी शब्द जोड़ दो, वो होगा तृतीया तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब दोस्तों तृतीया तत्पुरुष समास के जो उदाहरण है वो है मास पूर्व, जैसे पूर्व शब्द आया, सदृश आया, समह आया, ऊणम आया, तो ये जितने भी शब्द उस सूत्र में बताए गए हैं उन सब उत्तर पद में हो और उनसे पहले वाला शब्द तृतीया विभक्ति में हो, जैसे मासेन, पित्रा सदृश, भ्रात्रा, माशेन, तो ये जब होंगे तो इनके साथ जुड़ने के कारण तृतीया विभक्ति बनेगी। अब दोस्तों तृतीया विभक्ति में ही एक अंतिम सूत्र आता है, कर्तृकरणे कृता बहुलम, मतलब जब पूर्व पद में कर्ता और करण में से कोई हो जिसके साथ उत्तर पद वाले शब्द का समास हो रहा है, तो वो क्या होगा, इस सूत्र के अनुसार होगा। इसी बात को हम उदाहरण से पढ़ेंगे तो हरि त्रातः, हरिणा त्रातः, हरि के द्वारा रक्षित, नख भिन्न, नखैः भिन्न, नाखूनों से फाड़ा गया, तो ये हरि करता है और नखैः क्या है, तृतीया विभक्ति में है करण। तो ऐसे ही जब पूर्व पद में इनमें से कोई भी हो तो उनके साथ जुड़ने के कारण तृतीया विभक्ति होती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या है, इसमें एक सूत्र है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुरक्षितैः। इसको हम करेंगे अलग, विग्रह तो होगा तदर्थ, अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, तो ये सभी जो है ये उत्तर पद में आएंगे। कब आएंगे, जब पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति में होगा। उसके बाद अगर ये उत्तर पद में है सभी शब्द, तो क्या होगा, वहां चतुर्थी विभक्ति होगी। अब दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण क्या होंगे, जैसे यूप दारू, यूपाय दारू, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। ऐसे ही कुंभ मृत्तिका, कुंभाय मृत्तिका, घड़े के लिए मिट्टी। अब दोस्तों चतुर्थी भी खत्म, अब आता है पंचमी तत्पुरुष समास। तो पंचमी तत्पुरुष समास क्या है, ये बहुत ही साधारण है, बहुत ही आसान है, सीधा सा सूत्र है, पंचमी भयेन। भयेन मतलब भय के अर्थ में पंचमी है, सीधी सी बात। जब भी भय की बात की जाएगी, डर की बात की जाएगी, तो वहां क्या आएगा, पंचमी विभक्ति आएगी पूर्व पद में। अब दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण देखें तो चौर भयम, चोरात भयम, चोर से डर, व्याघ्र भयम, व्याघ्रात भयम, बाघ से डर, व्याघ्र बोलते हैं बाघ, सिंह भीतः, सिंहात भीतः, बंधनात् मुक्तः, जो डर शब्द है भय के अर्थ में है, और इन सभी में पंचमी तत्पुरुष समास है। अब दोस्तों पंचमी भी हो गया, तो उसके बाद आता है षष्ठी तत्पुरुष समास। तो षष्ठी भी बहुत आसान है, सूत्र क्या है, षष्ठी, जो नाम है वही इसका सूत्र भी है, षष्ठी। और अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब है शेषे षष्ठी, मतलब जो बाकी की विभक्तियां हैं जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इन विभक्तियों में जो जो हमने अभी तक शब्द यूज किए हैं उत्तर पद में सूत्रों के अनुसार, उन सभी को छोड़ दो, जितने यूज हो गए,
उसके बाद जितने भी बचे हुए हैं वो सब कहाँ आते हैं? षष्ठी तत्पुरुष समास में। उत्तर पद में मतलब कोई भी समर्थ सुबंत पद जुड़ जाएगा वो षष्ठी तत्पुरुष हो जाता है। बस पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति होगी। अब दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको आज के समय में। जैसे नरपति, नराणाम पति, राजमाता, राज्ञ माता, देवानाम आलयः, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जो षष्ठी तत्पुरुष समास के हैं। अब दोस्तों इसके बाद सबसे अंतिम जो विभक्ति है वो आता है सप्तमी तत्पुरुष समास। इसका सूत्र होता है सप्तमी शौंडेय। शौंड के अर्थ में मतलब शौंड जो गण है उसमें जितने भी शब्द हैं उससे संबंधित वो सब जब उत्तर पद में हो और पूर्व पद किस में हो? सप्तमी विभक्ति में, तो वहां क्या आएगा? वहां आएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अब दोस्तों सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण जो इतने सारे हैं उनमें से कुछ यहाँ दे रखे हैं। जैसे अक्ष शौंडः, अक्षेषु शौंडः। अक्ष कहते हैं पासों को, तो अक्षेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मतलब पासों में चतुर। ऐसे ही कार्येषु कुशलः, कार्य कुशलः। तो ये जो चतुर, कुशल, कुशल, श्रेष्ठ, ये जो शब्द हैं ये शौंडादि गणों के हैं, जैसे शौंडः, कुशलः, श्रेष्ठः। तो दोस्तों ये सभी जो शब्द हैं, पुरुषोत्तम, गुरु भक्ति, युद्ध निपुणः, ये सभी के सभी सप्तमी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी के साथ व्यधिकरण जो तत्पुरुष समास है वो यहाँ खत्म होता है। अब दोस्तों तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी बताए गए हैं जो बहुत सामान्य है। जैसे नए तत्पुरुष समास क्या होता है? न सत्यम इति असत्यम, तो असत्यम दे दिया। अनुचित, न उचितम इति अनुचितम, बहुत साधारण। प्रादि समास, इसमें कुपुत्रः, ऐसे ही प्राचार्य, प्र और कु से संबंधित जो नाम आते हैं वो आते हैं प्रादि में। उसके बाद उपपद तत्पुरुष समास, तो कुंभकारः, धर्मज्ञः, ये सब आ गए। अलुक तत्पुरुष समास, इसके उदाहरण हो गए युधिष्ठिरः, सरसिजम। ये ज्यादा जरूरत नहीं है, ये इनके उपभेद हैं, बस इतना जान ले हम, इसको ज्यादा अच्छे से जानने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा तत्पुरुष समास यहीं खत्म होता है। हमने समझ लिया कि तत्पुरुष समास के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं और कैसे उसको पहचाना जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है और आप लोगों को उस पर कोई वीडियो चाहिए स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक पे अगली वीडियोस देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।